हेलो डियर, मैं भूतेश आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही काम की चीज़ सीखने वाले हैं भाई। आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी सीखने को, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे। आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट होंगे कि नहीं आप इस जॉब के अंदर, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप मेरी गाइडेंस मानेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्ट होना। क्यों? इसीलिए क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ज़रूरत होती है जी एक स्किल की। स्किल का क्या मतलब है? स्किल का मतलब है KRP, नॉलेज, रिवीजन और प्रैक्टिस। इस चीज़ के बारे में पूरी दुनिया बताती है। इसके अलावा एक ज़रूरत होती है माइंड सेट की। किस माइंड सेट के साथ हम पेपर दे रहे हैं मतलब कि स्ट्रेटजी। अब बताती तो सारी दुनिया है स्ट्रेटजी भी, लेकिन इसको उस तरीके से नहीं बताया जाता जो एक्चुअल में चीज़ें बच्चा फॉलो करता है। इनको ऊपर ऊपर से टच करा दिया जाता है। अगर आप बात मानोगे तो बिकॉज आपके पास एक ऐसा टूल है जो इस कंपटीशन की दुनिया में किसी के पास नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और माइंडसेट के अंदर एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर भरोसा होना, और स्ट्रेटजी किस तरीके की आप लगा रहे हो, आप कितने काम हो पेपर देते हुए हैं, आपका दिमाग आपको क्या कह रहा है पेपर देते हुए। अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आया तो आपका दिमाग आपके ऊपर ब्लेम को शिफ्ट कर रहा है कि बेटा आज तेरा दिमाग नहीं चल रहा, या फिर आपका दिमाग रिलैक्स है कि अरे इसके बेस पर सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन होना है कि अगर 5 क्वेश्चन भी टफ आ गए तो उनका असर मेरे दिमाग पर पड़ा है कि नहीं। अगर मेरा एक सब्जेक्ट टफ आ गया तो उसका इम्पैक्ट मैं दूसरे सब्जेक्ट पर होने दे रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बिकॉज बात नहीं की जाती, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एज चाहिए होता है दूसरे बंदे से, कुछ ना कुछ नया चाहिए है। तो एक तो इसको मैं बोलूँगा मेहनत, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का क्या मतलब है कि भैया आप नॉलेज लोगे, आप पूरा कोर्स देखोगे हैं, उसका रिवीजन करोगे बार बार, और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। फिर ये आ जाता है स्मार्ट वर्क, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी मेहनत नहीं करनी होती, बस आपको समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मेरे नज़रिए से पेपर को देखना है और रटना नहीं है उस बात को। जो मैं आपको बताऊँ वो पेपर के अंदर अप्लाई करके देखना है, बहुत सारे मॉक टेस्ट के अंदर। फिर क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, गारंटी है आपका स्कोर बढ़ेगा। हज़ारों बच्चों का स्कोर बढ़ा है इस बात से, पर्सनली मैंने मॉनिटर किया है। सारी चीज़ें बहुत सोच समझ कर, बहुत सारी एनालिसिस के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद मैं आप तक लेकर आता हूँ। तो आपका स्कोर बढ़ेगा, आपको स्ट्रेटजी के ऊपर विश्वास होएगा, और पेपर में आप पेपर खराब करने से बचेंगे। ये काम करने के बाद भी पेपर को खराब किया जा सकता है अगर इस चीज़ की कमी पड़े तो फिलहाल ये जो मैं मॉक टेस्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं क्या चीज़ डेवलप कर रहा हूँ? ये वाली चीज़ डेवलप कर रहा हूँ या ये वाली? मैं ये वाली चीज़ डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जो मॉक टेस्ट हैं ये मेरे साथ देखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं आपके सामने रियल एग्ज़ाम लेकर आऊँगा। रियल एग्ज़ाम, ये आज जो हम एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे SSC CGL Tier 2 का 3 मार्च 2023 को जो शिफ्ट थी, रियल एग्ज़ाम। अब तक जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं Tier 2 के, चाहे CGL के हो चाहे CHSL के, पहले तो वो सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अलग से, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हुए नहीं है भाई, 5 ही एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, 5 या 6 ही। तो उसके बाद हम अपने बनाए हुए मॉक्स के ऊपर चल पड़ेंगे। ठीक है, या फिर जो कुछ कंपनीज ने मॉक्स बना रखे हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना कि ये, कई बार बच्चों को ये लगता है ये तो इजी क्वेश्चन है, इसी को नहीं कर पाते तुम एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मॉक के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि मेरी नॉलेज में वृद्धि हुई कि नहीं, हम ये देखेंगे कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज से मैं 30 में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना Tier 2 में मैथ्स में, मैं 30 में से कितने क्वेश्चन कर सकता था। अगर आपके पास नॉलेज है 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करने की, तो आप एग्जाम में जाके पता है क्या रायता फैलाते हो, आप 19 ठीक कराते हो, 6 गलत कराते हो, ऐसे कांड करके आते हैं बच्चे। अब ये बच्चा चला जाएगा 19 3 57 नंबर, और यहाँ पर इसके 6 नंबर घट जाएंगे, ये इसके आ जाएंगे 51 मार्क्स। नॉलेज थी 25 ही मार्क्स, 25 ही क्वेश्चन की,
और यहाँ 75 मार्क। देखो कितना फर्क पड़ गया, 24 नंबर का फर्क पड़ गया सिर्फ माइंड सेट के कारण। पहले वाला पोर्शन ठीक था, दोनों का ठीक था, सिर्फ इसके कारण 24 नंबर का मार्क फर्क पड़ गया। तो हम क्या देखेंगे भाई, हम ये देखेंगे एक्चुअल पेपर है कि इस पेपर में से क्या आप 30 में से 30 कर सकते थे, 30 में से 29, 28 कर सकते थे। टाइम को छोड़ देना कि मैं कम टाइम में कर पाता कि नहीं, नहीं, कोई भी घड़ी नहीं लगानी मॉक टेस्ट के टाइम पर, किसी सिंगल क्वेश्चन के ऊपर घड़ी नहीं लगानी, सिर्फ ये देखना है कि भैया कर सकते थे कि नहीं। फिर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और सर ये आसान पेपर है, ये वैसा पेपर है, भाई जो एसएससी ने पूछा वो लेकर आया हूँ, इन बातों के ऊपर बहस मत करना। एक बाद में बढ़िया लेवल के पेपर भी कराएंगे, ये मेरे को पता है आपको आसान फील होगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसान ही होते हैं। मैं या कोई भी टीचर आपको जिन चीज़ों के लिए तैयार करता है, इससे आसान ही आता है पेपर। लेकिन फिर भी बच्चे क्यों रह जाते हैं, बहुत सारे बढ़िया तैयारी के बावजूद भी क्यों रह जाते हैं, इसका खेल है। और ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये बताने के लिए खुद बहुत सारे पेपर देने पड़ेंगे, उनकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कैट, देन एनडीए की एसएसबी भी मैं रिकमेंडेड हूँ, सीडीएस, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम, पीएस स्टेट एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम मैंने खुद दे रखे हैं और क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, ये नहीं बता रहा मैं कैट कितनी बार दिया, एसएससी कितनी बार दिया, सीजीएल, सीएचएसएल, सिर्फ अलग अलग एग्ज़ाम मैं आपको बता रहा हूँ कितनी तरह के एग्ज़ाम से मैं गुजरा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एज दिलाएगी। हम इसके अंदर क्या करेंगे, आपका पेपर के अंदर क्या काम होता है पहले वो देख लेते हैं। हमने बहुत ही शांति से स्टेटमेंट को पढ़ना होता है, बहुत ही शांति से, और उसे समझना होता है। हमें ये दो काम करने होते हैं। कैंडिडेट सिर्फ पढ़ने पर फोकस करता है, वो तेज़ पढ़ता है जिसके कारण वो समझ नहीं पाता है, जिसके कारण वो बार बार स्टेटमेंट को पढ़ता है, या फिर कम समझकर ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता है जिसमें टाइम लग जाता है। बच्चे के दिमाग के ऊपर एक प्रेशर होता है कि मुझे जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। मैं बोल रहा हूँ उस प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, वो प्रेशर अपने दिमाग के ऊपर मत लेकर आओ। आप अगर कामली करोगे तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। कामली का मतलब स्लोली नहीं होता, शांति और धीरे में फ़र्क होता है। जब हम शांति बनाए रखते हैं तो अपने दिमाग की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है हड़बड़ाहट के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल हम फास्ट निकल कर आते हैं। लगा कर देखना है एक आधे पेपर पर। जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ उसको किसी भी पेपर पर लगाओगे तो ये सोचकर लगाना कि नहीं चाहिए मुझे इस पेपर के मार्क्स, नहीं करना मुझे स्कोर के ऊपर जितना फोकस करोगे स्कोर कम आएगा। शांति से इस काम को करने पर फोकस करो तो रिजल्ट भी आएगा। और यही चीज़ हम 50-60 मॉक टेस्ट के ऊपर लगाएंगे तो पेपर में भी लगा पाएंगे। इस चीज़ को लगाने की भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बातें मैं आपको पेपर से एक दिन पहले ही बता दूंगा लेकिन अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ोगे समझोगे, ये स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप होगा, आप ये देखोगे या तो मैं इस क्वेश्चन को अभी करूं या छोड़ दूं, दो में से एक डिसीजन लेना है। अभी कब करना है, उस क्वेश्चन को तब करना है जब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ के ये आ गया याद कि ये क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, आपको वो करना आता है, आपको दिख रहा है कि मैं ये कर सकता हूं। एक तो होता है क्वेश्चन को पढ़कर सोचना कि कैसे होगा ना, सोचने का टाइम नहीं है अभी। 60-70% क्वेश्चन तो आपको याद आ जाएंगे कि ये ऐसे होते हैं, ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप उसको अभी कर दोगे हैं। अगर आपको याद आ गया ये मैं ऐसे कर सकता हूं बट ये काफ़ी टाइम ले लेगा, हो सकता है ये 2 मिनट ले ले, फिर भी छोड़ दो। हो सकता है ये 1.5 मिनट ले ले, छोड़ दो। 1 मिनट तक के क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, तो अभी अगर ठीक ठाक टाइम में हो रहा है तो डू इट, फिर छोड़ दो। फिर क्या होगा, एक राउंड के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप छोड़ दोगे हैं। जो क्वेश्चन आपको ये पता था कि मैं बाद में कर लूंगा, अभी ये ज़्यादा टाइम लेगा, उसको मार्क कर दो। कोई ऐसा क्वेश्चन है किसी भी कारण आपका दिल कर रहा है कि यार बाद में मेरे को ये पहले पढ़ के करना है, ये मैं कर लूंगा, मार्क कर दो। तो फिर दूसरे राउंड में मार्क वालों को देख लो पहले। ठीक है, फिर दोबारा जब क्वेश्चंस के ऊपर जाओगे, पहले राउंड में आपने वो क्वेश्चन कर दिए जो डायरेक्टली आपको दिख रहे थे। अब दूसरे राउंड में कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पहले डायरेक्टली नहीं दिख रहे थे बट अब दिखेंगे। अब आप उन क्वेश्चन को करोगे जो अब डायरेक्टली दिख गए, या फिर आप थोड़ा सा टाइम लगाकर भी उनको कर सकते हो। अब आप उन क्वेश्चन को छोड़ोगे जिनको देखकर आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि ये होगा कैसे, किस खेत की मूली है ये, उसको छोड़ दो।
उसको राउंड 3 के अंदर करेंगे। तो बात समझ में आ गई। तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे, कोई भी टाइम कीपिंग नहीं होगा, ठीक है। नॉलेज चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चन मैं आज की नॉलेज के बेस पर कर सकता हूँ। एक रियल एग्जाम है जो एसएससी ने लिया है। 10 मिनट हो गए इन बातों को बताते, क्योंकि काम की बातें हैं। कई बच्चों को लगता है कि बहुत लेट वीडियो स्टार्ट करते हो, है? तो भाई साहब ये सबसे काम की बातें हैं, मेरी इन बातों को स्किप मत करना, नहीं तो एग्जामिनर आपको जॉब देने में स्किप कर देगा। आपकी मर्जी है, ठीक है। स्टार्ट करूं? चलिए जी। तो रिलैक्स होके करना है, कोई भी खुद के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है। सिर्फ हम ये देखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन मुझे टफ लगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा खुद ही, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबरिंग भी कर देता हूँ। मैं खुद आपकी तरह अटेम्प्ट करूंगा। अगर मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट राउंड में कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। चलिए पढ़ते हैं। There are 3 taps of diameter 2, 3 and 4 centimeter respectively. The ratio of water flowing through them is equal to, जो उनके अंदर से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर डायमीटर। अच्छा, इनके अंदर से जो पानी बह रहा है, कितनी क्वांटिटी में पानी बह रहा है, वो बराबर है उनके स्क्वायर्स ऑफ देयर डायमीटर, उनके डायमीटर के स्क्वायर्स के। तो पहली, दूसरी और तीसरी पाइप में से कितना पानी भर रहा है? डायमीटर 2 है तो स्क्वायर है 4। तीसरी पाइप में से 3 का स्क्वायर 9, चौथी में से 4 का स्क्वायर 16। अगर पहली पाइप में से 4 यूनिट पानी बह रहा है तो दूसरी पाइप में से 9 यूनिट, तीसरी पाइप में से 16 यूनिट, इतना पानी भर रहा है। ये इनका कंपैरिजन है। द बिगेस्ट टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट। ये जो बिगेस्ट टैप है जिसके अंदर से 16 यूनिट पानी भर रहा है, ये 81 मिनट में भर सकता है। तो मैंने मान लिया कि इनके अंदर से, अब आप बोलोगे सर 1 मिनट ही क्यों मानना? क्योंकि टाइम मिनट में है, घंटों में होता तो मैं घंटा मान लेता, ठीक है। कुल मिलाकर ये इनका रेशियो ही है। अगर 1 मिनट में इसमें से 4 यूनिट पानी बहेगा तो इसमें से 9, तो इसमें से 16। अगर 1 घंटे में इसमें से 4 यूनिट पानी बहेगा तो इसमें से 9, इसमें से 16। और एक और कुछ बेवकूफ़ों की क्वेरी में मेरे को ऐसा बोलना ही पड़ेगा हर्ष, कई बार ये बोलते कि 30 क्वेश्चन करने में आपने तो 1 घंटा लगा दिया। बेटा मैं वहाँ पर पेपर दूंगा तो मैं ऐसे समझाऊंगा नहीं। दिमाग खराब नहीं है मेरा कि मैं वहाँ पर ऐसे बोलूँगा 4, 9, 16 तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मत किया करो, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। चलिए जी। तो सबसे बड़ी पाइप 16 यूनिट पानी निकाल सकती है हर मिनट में, तो 81 मिनट में इतना पानी निकाल सकती है, यानी कि इतना पाइप है, इतना पानी है टोटल। इतने पानी को खाली करने के लिए उसने बोला है कि कितना टाइम लगेगा अगर सारी टैप इकट्ठी खोल दी। तो देखो 16 और 4 20 और 9 29, तो इसको डिवाइड कर दो 29 से। अब 29 से कटेगा नहीं, तो देखते हैं भाई। 16 एकम 16, 16 8 128, 129, 29 से करूँगा। अगर ये 30 चौके पर जाता, 30 चौके 120, 30 होता तो 29 चौके पर जाएगा है। उसके बाद 4 समथिंग में एक ही है अपना, एक ही ऑप्शन है जो 40 की लाइन में आएगा, ठीक है। इसको मैं कर सकते थे मानूंगा। अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे तो अपना ओपिनियन होएगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ। एक आधे क्वेश्चन का हो सकता है फ़र्क हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको मैं छोड़ दूं और आपको लगे ये तो मैं कर सकता था, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है एंड में जब 30 क्वेश्चन होंगे कि भाई अच्छा इस पेपर में मैं तो 27 कर सकता था, तो आज ही आपकी 27 करने की तैयारी है, क्योंकि पेपर तो यही आ रहे हैं। तैयार मैं आपको इस लेवल के लिए कर रहा हूं, एसएससी का जो बेस्ट लेवल हो सकता है, लेकिन पेपर एसएससी इस लेवल का देगी। लेकिन फिर भी कई बच्चे इस लेवल की तैयारी करके इसको भी पार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड सेट, पेपर देने का माइंड सेट जो मैं अभी सेट करूंगा हर हफ्ते एक मॉक देके आपको। 2 numbers are respectively 10% and 25% more than a third number। एक थर्ड नंबर है, अगर थर्ड नंबर को मैं 100 मान लूँ तो ये जो 2 नंबर हैं, एक तो 110 है और एक 125 है, इससे 10% और 25% ज़्यादा है। तो इन 2 नंबर्स का रेशियो बताओ। तो 5 से काटेंगे तो 22 और 25। मेंटली भी कर सकते थे अगर चाहते तो, बट कुल मिलाकर बात यह है हम कर लेंगे। हमने हड़बड़ी नहीं करनी, किसी दूसरे बच्चे से 5 सेकंड नहीं बचाने हैं, हमें शांति से करना है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, फ्लो में होकर शांति से करते जाओ। ओवरऑल टाइम कम ही लगेगा अगर शांत होगे तो।
A, B and C did certain investment and the ratio of their time period is 3:2:7. मैं ये सोचकर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि प्री आप क्लियर कर चुके हैं, टीयर 2 का मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। कोई थोड़ा सा भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट कंसेप्ट होगा तो बता दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। तो टाइम पीरियड्स का रेशियो ये है और रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो है ये है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो किसने कितना जो प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट किसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी और कितने टाइम के लिए करी। तो इन दोनों के रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा। इन तीन में से दो का रेशियो देकर तीसरे का पूछता है। अगर इन दोनों का रेशियो दिया तो इसके रेशियो को इसके रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो उसने रेशियो दिया है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट के रेशियो को 4, 3, 14 को इसी सीक्वेंस में मैं डिवाइड कर दूंगा टाइम पीरियड के रेशियो से, 3, 2, 7 से। तो ये जो मेरे को रेशियो मिलेगा टाइम के रेशियो से डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा। तो देखो, तो कुछ कट रहा है, 7 दूनी 14 है, ऐसे मत काट देना 3 से 3, ये एक रेशियो, ये एक, ये। तो अब मैं 3 और 2 के एलसीएम से गुणा कर दूंगा सबको। तो 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 3 तिये 9 और 6 दूनी 12, तो 8, 9, 12। अगर आपको ये पेपर आसान लग रहा है तो यही पेपर आता है, यही पेपर आया था। हर साल बच्चों को लगता है कि अब की बार पता नहीं मेरे एग्जाम में कुछ खास हो जाएगा, इससे पहले तो ऐसे ही आते थे। आपके लिए आपका एग्जाम खास है, एसएससी के लिए इट इज जस्ट अनदर पेपर जो वो हर साल सेट करती है। ठीक है, और कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो उसके लिए भी मैं हर चीज के लिए आपको तैयार कर दूंगा, टेंशन मत लो। इजी, मुश्किल, मॉडरेट, मिक्स, हर चीज के लिए जस्ट फॉलो अलोंग। सारे मॉक टेस्ट डिस्कशन को फॉलो करना, ये आपकी तैयारी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट डिस्कशन, ए बाइक इज सोल्ड फॉर दिस मच बाई अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 44%। 44% का डिस्काउंट देने के बाद इतने की बिकी, तो बताओ मार्केट प्राइस कितना है ना बच्चों का खेल। 44% डिस्काउंट दिया, 100 माइनस 44, 56% में बेच दी होगी, तो ये 56% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू बताओ। घर पर बैठ के लगता है कि इसमें से मैं 30 में से 30 कर दूं, पेपर में नहीं करते बच्चे। तो आपकी एक्चुअल जो कैपेबिलिटी है वही मेरे को रियलाइज करवानी है पेपर में। एक तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाऊंगा क्लासेस के थ्रू और मॉक डिस्कशन के थ्रू, कि जो आप में कैपेबिलिटी आ गई है आप उसको यूज कर पाए वहां पर। 7 से काट दूं, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 5 35। अगर मैं 8 से काटूंगा तो 8 के अंदर 3 2 होते हैं, तो 1 2 से 2 5 10, 1 2 से 2 5 10, 1 2 से 2 5 10, एक 0 बच गई। तो यहाँ पर 125 हो गया, यहाँ पर 125 हो गया। तो 125 का स्क्वायर पता है आपको, जैसे अगर एंड में 5 है तो 25 लिख दो और 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 156। एंड में 5 वालों का ऐसा ही निकालते हैं, एंड में 25 लिखते हैं और जो भी बच गया उसको एक बड़े नंबर से गुणा करते हैं और एक 0 बची हुई है, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक, क्लियर है? सिर्फ ये देखो कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता था कि नहीं एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन है, A, B, C are 3 points such that AB is equal to 9 centimeter, BC is equal to 11 centimeter and AC is equal to 20 centimeter. The number of circles passing through the points A, B, C is, कितने सर्कल पॉइंट ए बी सी में से गुजर सकते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि एक एवरेज एस्पिरेंट को ये लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया, उसके समझ में नहीं आएगा, तो मैंने स्किप कर दिया। अब हो सकता है ये आपको आ जाए, बट मैं थोड़ा सा आपकी कैपेबिलिटी कम आंक कर ही चलूंगा, इजी साइड पर ही लेकर चलूंगा कि आपको थोड़ा सा कम आता है। तो मैंने ये स्किप कर दिया फर्स्ट राउंड में। मैंने अच्छे से पढ़ा, मैंने समझने की कोशिश करी। अगर मुझे डाउट हुआ कि पता नहीं यार कैसे होएगा, अभी सोचना पड़ेगा, मैं फर्स्ट राउंड में सोचूंगा नहीं। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन था। नाउ वी हैव छठा क्वेश्चन। A glass jar contains 6 white, 8 black, 4 red and 3 blue marbles. If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is black or blue? ये black और blue होएगी, तो ठीक है। टोटल आउटकम, टोटल कितनी बॉल्स आ सकती हैं अगर आप निकालोगे तो
कितनी बॉल हैं? 8 और 6 14 और 4 18 और 3 21, टोटल 21 बॉल हैं। हमारे फेवर में कितनी बॉल हैं? ब्लैक और ब्लू हमें चाहिए, तो 8 ब्लैक हैं और 3 ब्लू हैं। 8 और 3 11, तो 11/21। ये प्रोबेबिलिटी है कि बॉल ब्लैक और ब्लू होगी। प्रोबेबिलिटी कर ली है ना कोर्स में से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे। छठा है, 7वां है, ठीक है। फाइंड द मोड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये ग्रुप्ड डाटा है। अगर आप ग्रुप्ड डाटा का मॉडल क्लास निकालोगे तो बहुत ही ईजी है, ये वाली क्लास है। लेकिन मोड निकालोगे तो एक फॉर्मूला है, मैं आपको करवाने वाला हूँ। स्टैटिस्टिक्स आपके कोर्स में आ जाएगी इसके तुरंत बाद, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं स्किप कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ इसको एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जो मैं स्किप कर रहा हूँ इनको मैं बाद में करवाऊंगा। तो मैंने डिफ़िकल्ट मान लिया और स्किप कर दिया, ठीक। 8वां क्वेश्चन, इफ इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। 20% पर एनम सालाना है और ये हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो 20 को हाफ कर दो। हर 6 महीने में, हर 6 महीने में 20 का आधा 10% ब्याज लग जाएगा, या फिर रुपया जो है वो 10% बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल 2 बार 10% बढ़ने का मतलब है 21% बढ़ना चाहिए इसका। कंजिक्यूटिवली 2 बार 10% बढ़ने का मतलब है, आपको याद होना चाहिए कि 10% अगर 2 बार बढ़ेगा तो 21%, बिकॉज ये बार बार वैल्यूज यूज होती हैं। अगर 3 बार बढ़ेगा तो 33.1%, और अगर 4 बार होगा, 4 बार तक याद रख लो, तो 46.41%। क्लियर है, ये याद होना चाहिए। तो 8000 का 21%, 8000 का 1% कितना है? 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 80, तो 21% कितना हो जाएगा? मन ही मन में करने का क्वेश्चन है भाई। करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। मैं बता रहा हूं, आप मजे मजे में जॉब लेकर आओगे अगर आपने सारी बातें मान ली तो, ठीक है। जो कोर्स के अंदर ये दोनों चीज़ें मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ, आपकी नॉलेज, आपकी जो स्किल है वो, और आपका जो माइंड सेट है वो, ये अपने कोर्स की सिलेबस वाली वीडियो से होएगा और ये अपनी मॉक टेस्ट वाली वीडियो से होएगा। आपको कोई रोकने वाला नहीं है जॉब लेने में, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम गलत तरीके से किसी काम को करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। तो यही काम दुनिया के साथ हो रखा है, गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक तरीके से करोगे तो वो आसान है। तो आसान है जॉब लेना, बट तरीका ठीक होना जरूरी है, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भाई। ए बास्केट कंटेन्स 350 एग्स, इफ 12% ऑफ द एग्स आर रोटन, अगर 12% एग्स सड़े हुए हैं, हाउ मेनी एग्स आर गुड, तो इसका 12% कितना होगा? इसका 1% है 3.5, तो 12% हो जाएगा। 12 3 36, और 12 का आधा कितना होगा? 6, 42। 42 एग्स सड़े हुए हैं, तो 350 माइनस 42, 308 एग्स जो हैं वो ठीक ठाक हैं, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में, और हम डिफ़िकल्ट पेपर को भी हैंडल करना सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये तो मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आया क्या था पिछले साल। ए सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके। सर्कल क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स को टच कर रहा है। AB इज इक्वल टू 18, BC इज इक्वल टू 21 एंड AD इज इक्वल टू 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल के टेंजेंट्स से बनी है। स्पर्श रेखीय चतुर्भुज एक वृत्त की स्पर्श रेखाओं से बनी हुई है, तो इसमें जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनका सम बराबर होता है, यानी कि 15 + 21 इज इक्वल टू 18 + क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन मार्क, ये 18 इधर गया तो 21 - 18 3, तो ये 18 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो आपको मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनो, मैं रिवीजन आपका करवा रहा हूँ। ये जो ऑपोजिट साइड्स का पेयर है, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, जो विपरीत भुजाओं के जोड़े हैं,
ये आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं तीन चीज़ों को। नंबर वन, ये पेरीमीटर को हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं, पूरी क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर में इन चारों भुजाओं का जोड़ होता है, तो पेरीमीटर को आधा कर लिया, यानी कि ये जो आमने सामने वाला जोड़ा है इनके पास आधा पेरीमीटर है, यानी कि आधा पेरीमीटर इनके पास होगा, आधा पेरीमीटर इनके पास होगा। ठीक है, ये एरिया को भी आधा डिवाइड कर लेते हैं भाई साहब, हल्के में मत लेना इनको। पेरीमीटर को आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, एरिया को आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर सेंटर होएगा, यहाँ से आप ऐसे बनाओगे तो एरिया ऑफ COD प्लस AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC प्लस AOD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। एरिया को भी आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और ये एंगल को भी आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि एंगल COD प्लस एंगल AOB, ये दोनों मिलकर मैं बोल रहा हूँ, दोनों मिलकर, पूरा एंगल 360 का होता है, तो इन दोनों के पास 180 होगा, इन दोनों के पास मिलके 180 होगा। तो इन तीनों चीज़ों को आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं। मैं आपको चीज़ें रटने की भी इस तरीके से बताऊंगा कि आपका जोर ही ना लगे। मुझे इतना पता है कि मैं अगर एक यूनिट एफर्ट लगाऊंगा तो स्टूडेंट का 10 यूनिट एफर्ट बच जाएगा, और कितने स्टूडेंट का, हजारों स्टूडेंट का। तो इसलिए नई नई चीज़ें निकालने में मुझे बड़ी खुशी होती है, आसान चीज़ें निकालने में, चाहे मुझे कहीं से भी सीखनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। What is the volume of the largest sphere that can be carved out of a wooden cube of 21 सेंटीमीटर? तो आपको सिंपली आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि अगर एक क्यूब में से मैं सफ़ियर को निकालूंगा, ऐसे एक सफ़ियर है, तो अगर आप इसको ऐसे सामने से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो क्यूब की जो साइड है 21, वो इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 21/2। ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो सिंपली इसका वॉल्यूम निकालना है, तो क्या ही दिक्कत है भाई, 4/3 पाई r³। सात 21, 21, 2 2 से 1 4 गया, 1 2 से ये 11 पर गया, ठीक है, 21 × 21 होता है 441, इंटू में 11 कर दो तो 1 5 8 4 4 8 5 1 इसलिए आंसर। ठीक, क्लियर है? तो एक कैलकुलेशन बूस्टर क्लास है, उसके अंदर मैंने बताया है कि इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने बताया है इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो आप कभी भी देख सकते हो, वो चीज़ नहीं देखी है तो। देखो सिंपल सी बात है, एंड में अगर 81 है, अगर एंड में 81 है तो ये 9 का स्क्वायर है, तो ये जिस भी चीज़ का स्क्वायर है वो 50 के मल्टीपल से +-9 होगा। हमारा जो भी उत्तर है वो 50 के किसी मल्टीपल से +-9 होगा। सर 50 के कौन से मल्टीपल से, और प्लस होगा या माइनस होगा, उसका अंदाजा हमें देगा ये। इसका स्क्वायर रूट करो, इसका स्क्वायर रूट फिलहाल आ गया परफेक्ट बिल्कुल 4। कभी कभी ऐसे आता है 4 पॉइंट समथिंग। सर कैसे आता है? अगर ये 17 होता तो 4 पॉइंट समथिंग होता ना, तो आप देखते कि ये 40 की लाइन में है। एंड में अगर 2 डिजिट आपने छोड़े, उनकी जगह एक 0 रख दो। पहले वाले पार्ट से मुझे पता चला है कि ये 40 की लाइन में है, और दूसरे वाले पार्ट से मुझे पता चला है कि ये 50 के किसी भी मल्टीपल से, हो सकता है वो 50 का पहला मल्टीपल हो सकता है दूसरा मल्टीपल हो सकता है तीसरा मल्टीपल हो। 50 के किसी मल्टीपल से +-9 है, तो अगर ये 40 की लाइन में है और 50 के मल्टीपल से +-9 है, यानी कि इससे -9 होगा, 41 होगा। ये सारा काम मन में हो जाता है, ठीक है। इसको देखकर 9 ऑफ कोर्स आपको याद आ जाएगा, इसको देखकर 40, 41 खत्म, 2 सेकंड का काम है। दिस इज 41, 41 + 8 49, √49 ऑप्शन डी फर्स्ट राउंड में होने का है क्वेश्चन। कैलकुलेशन बूस्टर में करवा रखा है। 13 बताओ, -13 है, -12 है, तो ये कितना हो गया भाई? -25 + का 25, ये हो गया खत्म। 56 - 0
56, माइनस का 56 बाहर गया, माइनस का 56, माइनस का 16, अब माइनस का 16 बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 16 46। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, 14वां। The ratio of incomes of two employees is 7:4 and ratio of their expenditure is 3:1. If each of them manages to save 4800 per month, then the sum of their monthly incomes. देखो इनकम्स का रेशियो क्या है? इनकम्स का रेशियो है 7:4 और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 3:4। ठीक है, और इनकी सेविंग कितनी है? इसकी भी 4800 है। ठीक है, इसकी भी 4800 है। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक क्वांटिटी थी इनकम, उसमें से कुछ घटाया गया है। क्या घटाया गया है? सेविंग। तब जाकर एक्सपेंडिचर आता है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग आ जाएगी, सेविंग घटाओगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो इनकम में से 4800 घटाए, 4800 घटाए, तब जाकर एक्सपेंस आया। यानी कि हमारे पास एक रेशियो था, दो वैल्यूज एक रेशियो में थी, उसमें से हमने कुछ वैल्यूज घटाई और रेशियो बदल गया। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सेम वैल्यू घटाई जाती है, और एक ऐसे होते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज घटाई या जोड़ी जाती है। ठीक है, यहां पर सेम घटाई है, तो इसको एक तरीके से आप कर सकते हो। देखो, इनके बीच के गैप को सेम करो। पहले इनके बीच का गैप कितना है? एक ही है ना, 3 और 4। अच्छा, 3 और 1 7 और 4, सॉरी माय बैड, मेरा बिस्तर। 3:1। इनके बीच में गैप कितने का है? 2 का। इनके बीच में गैप कितने का है? 3 का। तो मन ही मन में देखना है, 2 से इन दोनों को गुणा कर लो, 2 7 14, 2 चौके 8, और 3 से इनको गुणा कर दो, 3 3 और 3 कम 3। अब ये जो नई वैल्यूज आई हैं, आपने इनका गैप 6 और 6 सेम कर दिया, तो अब ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप सेम हो जाएगा। ये देखो 6 का गैप है यहाँ, सॉरी 5 का गैप है, यहाँ पर भी 5 का गैप हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में से 5 घटाकर नीचे वाली वैल्यू आई है, तो ये 5 की वैल्यू क्या हो गई? 5 की वैल्यू हो गई ये 5 यूनिट की वैल्यू 4800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 48 दूनी 96, 960। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 960 है, तो उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है सम ऑफ देयर मंथली सैलरीज। तो देखो, 14 और 8 22, क्योंकि अब वैल्यूज नई हो चुकी हैं। ये जो भी खेल चल रहा है, ये 14 8 9 और 3 इनके लिए चल रहा है। क्लियर है? तो 14 और 8 22 की क्या वैल्यू होगी? 48 दूनी 96, 960 इंटू 22, 22 छिके 132, 13 22 निम्मे 198 और 13 में से 2 दे दूंगा, इसको 200 बन जाएगा और 11 बच जाएगा। तो 2112 के आगे 0। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका बताता हूं। देखो, दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि पहले एक इनिशियल रेशियो था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है। पहले हमारे पास एक इनिशियल रेशियो था दो चीज़ों का, उसके अंदर हमने कुछ चेंज किया और उस चेंज के कारण फाइनली कुछ रेशियो हो गया। तो मैंने बताया, एक तो क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये चेंज सेम होता है, एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें चेंज डिफरेंट होता है। तो जो चेंज डिफरेंट वाला मेथड है, वो आप चाहे सेम हो, चाहे चेंज सेम हो या अलग हो, वो हर जगह आप लगा सकते हो। बताता हूं क्या। पहले रेशियो था 7:4 इनकम का, उसमें से 4800 रुपये घटा दिए, इसमें से भी 4800 रुपये घटा दिए, फिर रेशियो आ गया 3:1। तो चाहे सेम चीज घटाई जोड़ी हो या अलग अलग, ये वाला मेथड आप हर जगह लगा सकते हो। आपने करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेना है। 7 1 7, 4 3 12, 12 और 7 का फर्क कितना है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। तो यहां पर 4800, साइन को मत देखना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। ये 0 है, तो एक तो है 4800 कितनी बार? 3 बार, और एक है 4800 नेगेटिव का 4800 एक बार, 4800 इंटू 1। तो इनके बीच में फर्क आएगा 2 बार का।
4800 2 टाइम्स, तो यानी कि 9600। प्लस माइनस को नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि भैया फर्क कितने का है, जो ये दोनों वैल्यूज आई हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है। ठीक, तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। सर ये किसकी वैल्यू आ गई? ये जो वैल्यू आई है ये आप सिर्फ और सिर्फ ये जो इनिशियल रेशियो है इनको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, यहां पर यूज नहीं कर सकते। उसने 7 और 4 की ही वैल्यू पूछी है, उसने इनकम ही पूछी है। सर अगर उसने ये पूछ ली फाइनल रेशियो बोले तो एक्सपेंस पूछ लिया, तो एक्सपेंडिचर पूछ लिया, तो कोई बात नहीं है यार, ये निकाल लोगे और फिर रियल वैल्यू यहाँ पर तो गिव नहीं होती है, इनको घटा दोगे ये भी आ जाएगा, ये आ गई इसको घटाने से ये आ जाएगा, ये आ गई इसको 48 को घटाने से ये आ जाएगा। तो 7 और 4 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो इंटू 11 कर दोगे तो वही आ जाएगा, 2112 और 0 था ना शायद। ठीक, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है मॉक टेस्ट डिस्कशन के अंदर। जो भी आपको लगे कि भाई आपको आता है तो फास्ट कर दो, फास्ट कर दो उसको। अपनी ऐप के अंदर आप 2 गुना भी कर सकते हो, 2.25 गुना भी कर सकते हो। इससे पहले 1.75, 1.5, 1.25, 2.50, 2.75 सब कुछ कर सकते हो, तो फायदा उठाओ, पिकअप द प्रॉफिट। देखो, if radius of a sphere is decreased by this, then what is the percentage does its surface area decrease? तो सरफेस एरिया होता है भाई स्फीयर का 4πr²। ये तो कांस्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पर रेडियस 2 बार आया है, तो यानी कि 2 बार 48% का कंजिक्यूटिवली डिक्रीज हुआ है किसी चीज़ के अंदर। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, अगर कंजिक्यूटिवली इतने का चेंज हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। कंजिक्यूटिवली कुछ भी चेंज हो, परसेंटेज प्लस माइनस आप ये फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो -96 आएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 48 का स्क्वायर बटे में 100। अब 48 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, और 25 में से 2 गए 23, और नीचे 100 था तो 23.4, तो माइनस का 96 प्लस का 23.4, तो घटाओगे नेगेटिव का आएगा, यानी कि ओवरऑल डिक्रीमेंट हुआ है। तो इसमें से 24 घटाना है 72.96, और करने को इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर कोई चीज़ 48% घटी है तो वो रह गई 52/100, 52/100 इतने गुना रह गई, तो 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर, और 25 में 2 जोड़ दोगे तो ये इतनी हो गई, 10,000 से इतनी और 100 से इतनी, तो कितनी घट गई है, 100 में से घटाना 27.04, जरा ठीक किया है क्या मैंने, तो वही आ जाएगा, 28 घटाऊंगा तो 72.96। पहले चीज़ देखो 52/100 गुना हो गई है, 52/100 गुना हो गई है, तो ओवरऑल इतनी थी उससे इतनी हो गई है, तो घटी कितनी, घटी -72.96, ये चेंज आया। इजी है क्वेश्चन, अगर आपको ये लगा हो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो। सर क्या हम इसको फर्स्ट राउंड में करें, फर्स्ट राउंड में करो, शांति से करो। कभी भी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आती है, एक बात पल्ले बांध लो, उस कैलकुलेशन में टाइम लगेगा सबको, बट बिना वजह हाथ पैर फुलाओगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन आपके पेपर में इतना टाइम होता है कि जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबकी कैलकुलेशन को किया जा सके, भले ही कैलकुलेटिव पेपर आया हो, अगर हम राइट स्ट्रेटेजी से करेंगे तो। ठीक, ठीक है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1500 एंड देयर HCF इज 10। अगर उनका HCF 10 है तो दोनों नंबर को मैं मान लूंगा हाईएस्ट कॉमन चीज इनमें है 10, यानी कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों नंबर हैं, तो इनका प्रोडक्ट है भैया, यानी कि 10A × 10B, यानी कि 100AB इज इक्वल टू 1500। तो 100 से मैंने इसको काट दिया, तो A और B ऐसे 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 15 है और A और B में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो 1 से स्टार्ट हो जाओ, तो 1 और 15 हो सकते हैं, जी हाँ, 2 नहीं, 3 और 5, हाँ, इसके बाद 5 और 3 आ जाएगा, और 15 और 1 आ जाएगा, तो इनको इग्नोर करो। ठीक है, ये होंगे 1, 15 और 3, 5, 2।
दोबारा इनको काउंट नहीं करेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी बच्चे को ये डाउट आए कि हम इनको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखो अगर उसने ये बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x एंड y, उसने खुद से वेरिएबल असाइन कर दिए कि पहला नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो आप बताओगे 4, क्योंकि फिर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 10a है ना, a की वैल्यू 1 आई तो x हो जाएगा 10 और b y हो जाएगा 150। ये 15 लिया तो x की वैल्यू 150 और y की वैल्यू 10। अगर उसने x और y बोल दिया तो ये दोनों अलग अलग केस हैं, क्योंकि एक बार x अलग है एक बार y अलग है। अगर उसने ऐसे कोई वेरिएबल नहीं पूछे, उसने सिंपली ये बोला है कि कितने जोड़े हैं भैया ये बता दो यार, नाम वाम उसने स्पेसिफिकली नहीं दिया, तो 1 15 और 15 एक ही जोड़ा है ये। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन पहले कई बार आ चुका है, आपको यूट्यूब पर भी करवा चुका हूं। ए मैन बाइज ए मशीन फॉर रुपीज़ 5,000, आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट फॉर रुपीज़ 6,000। एक बंदे ने क्या किया, एक चीज़ 5,000 में खरीदी फिर 6,000 में बेच दी, फिर 2 साल बाद उसने 8,000 में खरीदी 10,000 में बेच दी। तो आपने सिर्फ क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, पहले उसने जेब से 5,000 रुपये दिए थे, जी हाँ, और दोबारा उसने अपनी जेब से क्या कितने रुपये दिए, 8,000। तो टोटल भाई का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8,000 प्लस 5,000। अब आप बोलोगे सर बीच में रुपए आ भी गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको देखेंगे। तो जेब से इतने खर्चने पड़े, जेब से जो रुपए दिए, एक बार उसकी जेब में आए थे 6,000 रुपये और एक बार उसकी जेब में आए थे 10,000 रुपये, तो टोटल 16,000 रुपये उसकी जेब में आए थे, खर्चे इतने थे, तो 3,000 का फ़ायदा हो गया भाई को 13,000 पर। तो 3 का फ़ायदा 13 पर गुणा में 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगी 300/13। तो 13 दूनी 26, 20 की लाइन में 4, 13 3 39, 23 पॉइंट समथिंग, तो दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है ये, 18वां, बताओ। ये भी सिंपल है भाई, देखो साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी है, किस चीज़ की निशानी है, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है सर, क्लियर है। तो ये क्या है, ये इसका जस्ट उल्टा है, ये इसका जस्ट उल्टा है, तो इसको आप क्या ले सकते हो, इसको आप ले लोगे, ये क्या है साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, तो इसको आप माइनस कोस ए प्लस बी ले लो, माइनस कोस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस कोस 90, और कोस 90 क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसको एक और तरीके से, तो ये तो हो गया अपना तरीका नंबर 1 लाल रंग के अंदर। अगर आप काले पेन से करोगे तो एक और तरीके से आप कर सकते हो। कैसे, देखो ये जो साइन 25 है इसको, बिकॉज ये 90 इन दोनों का सम क्या है 90 है, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो इसको आप कोस 65 लिख सकते हो, जी हाँ लिख सकते हैं। आगे आ जाएगा साइन 65, तो वहाँ पर भी दोनों को 65 में कन्वर्ट कर लो, कोस 25 को इसको आप लिख सकते हो साइन 65, और आगे भी आ जाएगा कोस 65, तो कोस 65 साइन 65 माइनस कोस 65 साइन 65 इज इक्वल टू 0। अगर आप एग्जाम में एक और पेन लेकर जाओगे ब्लू पेन, तो आप एक और तरीके से कर सकते हो। देखो कई क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कई क्वेश्चन इसीलिए ठीक हो रहे होते हैं क्योंकि कुछ एंगल्स का सम जो है वो 90 बन रहा है, इस कारण वो कट पिटा के, इस कारण उत्तर उनका आ रहा है जो भी आ रहा है। ठीक है, इनका सम 90 है इसलिए ये उत्तर आ रहा है। 65 और 25 हैं, इनकी जगह अगर मैं 60 और 30 लेता, इनकी जगह अगर मैं 61 और 29 लेता तो भी सेम बनना था, सम 90 आ रहा है, यहाँ पर सेम कहानी होनी थी। तो अगर आप पहचान लो कि बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कारण हो रही है,
तो अज्यूम कर लो 45 अज्यूम कर लो। क्यों? क्योंकि हमें इनकी वैल्यू पता है। 60-30 अज्यूम कर लो, 90 और 0 अज्यूम कर लो। साइन 45 1/√2 साइन 45। मैंने यहाँ पर दो ऐसे एंगल मान लिए जिनका सम 90 है। अगर आप श्योर हो जाओ कि इक्वेशन इस चीज़ के ऊपर बेस सोल्व हो रहा है, जहाँ पर आप पकड़ लो अरे इनका सम 90 है, इनका सम 90 है, इसी कारण सोल्व होएगा। मान लो 45। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आसान हो जाएंगे इस चीज़ के कारण। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, देखो ऐसे भी हो सकता है, आप एग्जाम में इसको ऐसे बना लो पी क्यू आर, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। मैं जनरली आइसोस्केलस ट्रायंगल को ऐसे बनाता हूँ, हमारे दिमाग के लिए चीज़ों को प्रोसेस करना ईजी होता है उसमें में। आपने खुद भी फील किया होगा, है ना? तो ऐसे बना लेते हैं। O is PQ is equal to QR. O is an interior point of triangle PQR such that OPR is equal to ORP. तो O यहाँ पर कोई पॉइंट है, OPR is equal to ORP। अच्छा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई। जी हाँ। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है, अगर इसकी ये दो साइडें इक्वल हैं, तो इस साइड के बीच में से अगर आप एक लाइन खींचोगे तो यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है। और इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर होगा वो इन दोनों जगह से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, वो यहाँ पर एंगल भी सेम बनाएगा। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होएगा वो सिमेट्रिकल चीजें बनाएगा, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अगर मैं यहां से एक बीच में से लाइन खींचूं तो इस लाइन के अलोंग ये सिमेट्रिकल है, इस लाइन के इधर जो सिस्टम है एग्जैक्टली सेम सिस्टम इस लाइन के इधर है। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर ही होएगा। ये ऊपर वाला एंगल भी इक्वल होएगा, कोई भी पॉइंट ले लो हमेशा ऐसा होएगा, इनकी लंबाइयां भी इक्वल होंगी। तो यहां पर अगर उसने ये बोला है कि मैंने यहां से एक पॉइंट खींचा है जिसके ये एंगल इक्वल है, यानी कि इस भाई ने ये वाला जो पॉइंट है ये इसी सिमेट्रिकल लाइन के ऊपर ले लिया है। इतनी का आपको फील आ जानी चाहिए, ये रटने की जरूरत नहीं है। अब उसने क्या बोला, पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। पी ओ आर, जी हाँ आइसोस्केलस तो है, सही बोल रहा है भाई। ये अगर एंगल इक्वल है तो साइड अपोजिट इक्वल एंगल सारे इक्वल। अदरवाइज हमें यही पता है कि ये पॉइंट इस वाली लाइन के ऊपर लाई करता है, तो दोनों तरफ सेम ही लंबाइयां होंगी। O इज द सेंट्रोइड। अब O का सेंट्रोइड होना जरूरी नहीं है, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी O को कर लो इक्वल एंगल बनाएगा ही बनाएगा। मैंने बताया इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कर लो, ये दोनों एंगल इक्वल बनाएगा, ऊपर वाले दोनों इक्वल बनाएगा, साइडों की लंबाई इक्वल होगी, इवन ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। सेंट्रोइड की जरूरत नहीं, इस लाइन पर कहीं पर भी कर लो। ट्रायंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ROQ। ट्रायंगल PQO यानी कि ये ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, हाँ ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ऐसे किया तो जो सिमेट्रिकल चीजें हैं, यानी कि इस लाइन के ऊपर वाली ट्रायंगल, इस लाइन के ऊपर वाली ट्रायंगल, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी भाई। हम प्रूव भी कर सकते हैं। ट्रायंगल नंबर 1 और 2 में ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और तीसरी साइड कॉमन है, तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो 1 and 3 आर ट्रू, 1 and 3 आर ट्रू रूल ऑफ ऑप्शन बी। ठीक है ना? मैंने 19 20 A man can row 10 km per hour in still water when the river is running at a speed of 4.5 km per hour. Okay जी, then it takes him 2 hours to row to a place and come back. एक जगह तक जाकर वापस आने में भाई को 2 घंटे लग गए हैं। How far is the place? तो ठीक है, तो देखो एक तरफ तो ये गया होगा बोट प्लस वाटर इसकी स्पीड से डाउन स्ट्रीम, एक तरफ अप स्ट्रीम, एक तरफ ये बहाव के साथ, एक तरफ ये बहाव के विपरीत। तो अगर बहाव के साथ जाएगा तो स्पीड हो जाएगी 14.5 किलोमीटर पर आवर। अगर विपरीत आया है तो 10 + 4.5 किया मैंने, 10 - 4.5 तो स्पीड हो जाएगी 5.5। अगर सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग दूरियों से ट्रेवल किया जाए तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं पूरी जर्नी की। सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड हो जाएगी 2AB/A + B। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। जब सेम डिस्टेंस को
अलग अलग स्पीड से किया जाए। तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है? 2। अब ए की वैल्यू मैं लिखूंगा 29/2 ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ए इंटू बी की वैल्यू मैं लिखूंगा 11/2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी जो किया जाएगा 20। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है। ओके, स्पीड मेरे पास आ गई। अगर पूरी जर्नी का टाइम है 2 घंटे, तो ये पूरी जर्नी का डिस्टेंस हो जाएगा। ये पूरी जर्नी का डिस्टेंस है, यानी कि जाकर वापस आने का। ठीक है, उसने तो एक तरफ का पूछा है तो 2 से डिवाइड भी कर दूंगा। ये आ गया एक तरफ का डिस्टेंस, 2 2 2 2। ये हो गया भाई 9 9 और 2 11, 319/40। 4 से डिवाइड करूंगा। इस जीरो को एंटरटेन मत किया करो, चाहे 1 जीरो चाहे 2। 4 से डिवाइड करके जो भी आए एक के बाद और पॉइंट सरका देना। 4 7 28, 4 9 36, 3/4। तो ये इतना आया है। अभी जीरो के कारण पॉइंट को इधर रख दो, 7.975। ऑप्शन सी। ठीक है, आर वी गुड? फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो भैया जो सिग्मा एन होता है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। याद होना चाहिए। जो सिग्मा एन स्क्वायर होता है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये तो रटने की बातें हैं जी, रटी हुई होनी चाहिए। सिग्मा एन क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये सिंपली जो पहले वाला है इसका स्क्वायर कर देना है। n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर कर दो बस। सिर्फ ये 2 रटने की ज़रूरत है, उसके बाद ये तो हो ही जाता है ऊपर वाले का स्क्वायर। तो उसने क्या बोला है? फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। तो आपको पता है 5 तक है, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 6/2 इसका स्क्वायर करना है। तो एक बार फिर से यही काम कर दो, ये लो हो गया स्क्वायर। ये तो आया है इन सब का सम। तो एवरेज निकालनी है तो 5 नंबर हैं तो 5 से डिवाइड कर दो। दिस इज द उत्तर। 5 से 5 गया, 1 2 से ये गया 3 पर, 1 2 से ये गया 3 पर, 3 3 5 45। उत्तर इज इक्वल टू 45। फर्स्ट राउंड में करने का क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए सारे। ठीक है, इसके साथ एक एडिशनल जानकारी दे देता हूं आपको। सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 अलग पेज पे दे देता हूं। सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, पैटर्न समझ लो एक बार, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 सो ऑन इंटू n इंटू एन प्लस 1। तो ये n टर्म्स की बात है, 1 2 3, यहाँ n तक गया। तो दिस विल बी, जैसे आपने सिग्मा n किया था, सिग्मा n क्या था? अगर n है तो आपने एक और टर्म बढ़ाया n से अगले वाला, और टोटल 2 टर्म होगी तो नीचे 2 लिख दिया। रटने की टेक्निक बता रहा हूँ। यहाँ पर n और n प्लस 1 है, एक और टर्म बढ़ा दो, और टोटल कितनी टर्म होगी? 3 होगी। ये लो 3। क्या सर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है? जी हाँ आया है, तभी बता रहा हूँ। वैसे पहले भी मैं मिसलेनियस में करा देता था कि आ सकता है। जो रिलेवेंट चीज़ें होती हैं ना, वो अगर नहीं भी आई हो मैं पहले बता देता हूँ, इसके ऊपर एक नज़र मार लो, ये आ सकता है। तो ये हो जाएगा n, एक और टर्म बढ़ा दो, और 4 टर्म होगी तो नीचे 4, एंड सो ऑन। इसको कहीं तक भी ले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है जी 22वां। करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m will the system of equations this and this have infinite number of solution। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो, यानी कि सेम लाइन हो। अच्छा, अगर सेम लाइन होएंगी तो इसका मतलब ये है कि a1/a2, अगर अपने पास लाइनें हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0,
तो इनफाइनाइट रिजल्ट के लिए A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 शुड बी इक्वल टू C1/C2। ये इक्वेशंस वाले टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आपके शेड्यूल के अंदर है वो कल, ठीक है। तो 17/23 इस इक्वल टू M बटे में 299 इस इक्वल टू 102 बटे में 138। अब m की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें सिर्फ ये इन दोनों को देखने की ज़रूरत है, लेकिन इसको भी देख लेना। कई बार ये होता है, मान लो इसको मैं 6 से काटूं, 17 और 23 आ गया, मान लो ये यहाँ पर 19/23 आ जाए, तो फिर m की तो कुछ भी वैल्यू रख लो, तीनों इक्वल ही नहीं होंगे, तो कैसे बात बनेगी? तो नॉट पॉसिबल उत्तर आएगा, फिर नॉट पॉसिबल, m की किसी भी वैल्यू, नॉट फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, ठीक है। लेकिन अब ये भी 17/23 है, तो 23 का कितने गुना है? ये 23 से कम 23, 23 से 69, तो 17 का 13 गुना, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 7 21 1, तो यानी कि ऑप्शन है, ठीक। करें नेक्स्ट, करो। A rectangular park is 120 मीटर लॉन्ग, 104 मीटर वाइड, ए 1 मीटर वाइड पाथ। तो अच्छा जी, बना लेते हैं रेक्टेंगुलर पार्क। ये लो, एक वाइड पाथ है 1 मीटर लॉन्ग, रन्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। अब ये बाहर भी हो सकता है, अंदर भी। रिमेनिंग कंप्लीटली इनसाइड, अच्छा पार्क कंप्लीटली इनसाइड, ये पाथ जो है कंप्लीटली इनसाइड है, ओके। दस द आउटसाइड एज ऑफ द पाथ रन अलोंग द बाउंड्री वॉल। इस पाथ की जो बाहर वाली एज है वो बाउंड्री के साथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द इनसाइड एज ऑफ द पाथ, ये पाथ की जो अंदर वाली ये एज है, दीज आर मार्क्ड विद ए वाइट लाइन ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। ये एक वाइट लाइन से मार्क की गई है, नेग्लिजिबल थिकनेस की, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। इफ इट कॉस्ट 2.5 रुपये टू मार्क ईच मीटर विद द वाइट लाइन, अगर 1 मीटर मार्क करने के लिए 2.5 रुपये लगते हैं, देन हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू फुल्ली मार्क द इनसाइड एज ऑफ द पाथ। अगर 1 मीटर के लिए 2.5 रुपये लगते हैं, तो इस पूरी लाइन के लिए कितने रुपए लगे होंगे या कितने रुपए लगेंगे? तो पूरी लाइन की लंबाई निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लेकिन इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी से गंदे तरीके से दे रखी है। इन्होंने पहले तो ये बोल दिया द इनसाइड एज ऑफ द पाथ आर मार्क्ड, कि वो मार्क कर रखी हैं, और फिर इन्होंने बोल दिया मार्क करेंगे तो कितना लगेगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हुए कि यार पता नहीं क्या है, क्या पूछ क्या रखा है, क्या पूरे को रंगना है, तो इट्स नॉर्मल। जब मैंने पहली बार पढ़ा मेरे को भी समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है, फिर मैंने उत्तर निकाला इसकी लंबाई इंटू रेट करके, फिर वो आ गया, फिर मुझे समझ में आया गधा है इस क्वेश्चन को सेट करने वाला, उसको लैंग्वेज की समझनी है। ऊपर तो बोल दिया मार्क्ड है, अब बोल रहा मार्क करूंगा, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक, ओके जी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो लंबाई 120 है, चौड़ाई 104 है, तो 1 मीटर है ये पाथ, तो 1 मीटर यहाँ से घट गई लंबाई, 1 मीटर यहाँ से, 2 मीटर घट गई, 118 मीटर इसकी लंबाई है। जितनी भी चौड़ाई है उसका डबल घटा देंगे, 104 में से 2 गए 102, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 102। अंदर वाली रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई आ गई, पेरीमीटर निकालो, 118 और 102 220, तो 220 इंटू 2 ये पेरीमीटर है, और रेट कितना है 1 मीटर का? 2.5 रुपये, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। 1100 रुपये लगेंगे भाई। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर एग्जामिनर ने ही गलती से लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सेट कर दी, तो डरना नहीं है, हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। हो सकता है इस क्वेश्चन को जब मैं एग्ज़ाम में करता, मैं पर्सनल अपनी बता रहा हूँ, तो मैं इसको मार्क करके 1-2 बार पढ़ता, फिर मेरे को समझ में नहीं आता, तो मैं कभी भी ऐसे रिस्क नहीं लेता। फर्स्ट राउंड में मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि टाइम, रिस्क लेंगे भी तो टाइम दे कर लेंगे बाद में, तो मैं इसको मार्क करके चला जाता कि अगर दोबारा मेरे को स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है तो मेरे को पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं, समझ में ही नहीं आएगी तो मुझे कैसे पता मैं अभी कर सकता हूँ या बाद में, तो मार्क करके फिर मैं बाद में देखता मार्क्ड वालों में, फिर प्यार से पढ़ता 1 राउंड हो जाने के बाद। जब आपका 1 राउंड हो जाता है, उसमें आप 60 to 70% क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक शांति बन जाती है अंदर की ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए हैं, अब थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। 40 लीटर दूध है किसी कंटेनर में, 4 लीटर मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना शायद, ये आर क्यों लिखा है ये देखना आप, आर आता है क्या आएगा। 4 लीटर ऑफ मिल्क वर रिमूव्ड, जो प्लूरल में आता है क्या मिल्क, 4 लीटर ऑफ मिल्क वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस कंटेनर एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। दिस प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड 2 more times, 2 बार और किया गया, तो कितना दूध बचेगा? तो सिंपल सी बात है,
एक कंटेनर के अंदर चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी दूध हो या अकेला दूध हो या कितना भी वाटर हो, अगर आप इस कंटेनर में से 1/4 निकाल लोगे तो 3/4 चीज़ें बच जाएंगी। 3/4 दूध बच जाएगा, 3/4 वाटर बच जाएगा। 1/4 निकालते ही इसके अंदर चाहे कुछ भी हो वो 3/4 बच जाएगा। बात यह है कि बंदे करते क्या हैं, बाद में पानी से रिप्लेस कर देते हैं। बचा पानी भी 3/4 था, दूध भी 3/4 था, लेकिन पानी से रिप्लेस कर दिया तो पानी तो फिर बढ़ गया, लेकिन दूध बेचारा 3/4 ही रह गया। तो जब यहां पर आपने 4 लीटर निकाला दूध, तो 40 में से 4 गया 36, 36 बच गया 40 में से, यानी कि 9/10 चीजें बच गई थी। तो दूध 9/10 हो गया। फिर आपने पानी डाल दिया तो पानी तो बढ़ गया, दूध तो नहीं बढ़ा। फिर आपने फिर से ऐसे ही 1/10 निकाल लिया तो दूध फिर से 9/10 हो गया। पानी डाल रहे हो तो पानी तो बढ़ जा रहा है, 9/10 नहीं बचता, बाकी सारी स्पेस में ही पानी आ जाता है। तो वो जिस चीज से रिप्लेस कर रहा है उससे दूसरी चीज पूछता है, और आप बोलो सर उससे दूसरी नहीं पूछी तो निकाल आप दूसरी सकते हो। अगर आपने दूध कितना है निकाल लिया तो 40 में से घटा दोगे, पानी भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में दूध था, दूध वाज 40 लीटर, तो उसने क्या किया, उसने 1/10 लिक्विड निकाल लिया तो लिक्विड 9/10 बच गया। ठीक है, फिर उसने क्या कर लिया, पानी से रिप्लेस कर दिया तो दूध 9/10 बच गया। जो चीज रिप्लेस वो जिससे कर रहा है उसको भूल जाओ, जो रिप्लेस नहीं हो रही, 1/10 निकाला तो दूध 9/10 बच गया। फिर पूरे का पूरा मिक्सर 1/10 निकाल लिया, तो अब बच्चों को लगता है कि सर इसमें पानी भी था। हाँ बेटा, पानी भी 1/10 निकल गया, दूध भी 1/10 निकल गया, और दोनों 9/10 बच गए। लेकिन पानी भाई साहब ने डाल दिया, जो जितना भी दूध निकला था उसकी जगह, दूध तो वही 9/10 ही रहा। तो हर ऐसे ऑपरेशन के बाद दूध पहले के कंपैरिजन में 9/10 होता जाएगा। एक बार उसने पहले किया था, उसके बाद 2 बार और किया था, तो टोटल 3 बार किया है, तो दूध इतना हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो 9 का क्यूब इज 729, 729 को 4 गुना कर लो, 4 नहीं में 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 4 7 28, और ये 29.16 बच जाएगा दूध। अगर वो पूछता है पानी कितना बच गया एंड में, तो 40 लीटर में से इतना दूध है, बाकी पानी है। आप हमेशा उस चीज़ को निकाल पाएंगे जो चीज़ घटती जा रही थी, जिससे रिप्लेस कर रहा था उसको नहीं निकाल पाओगे। निकालने को निकाल पाओगे इस तरीके से, दूसरा भी तरीका है बट वो एग्जाम टाइप का नहीं रहेगा। फिर 25, अगर आपको इन मॉक्स के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं लंबे तरीके से, यानी कि बिकॉज मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, तो डू नॉट स्किप, स्पीड को बढ़ा लो। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 बैंक्स ऑन 8,000 इन 3 ईयर्स, 3 साल में 8,000 रुपये दिए थे 2 अलग अलग बैंक में, तो 800 रुपये का फर्क आया। ठीक है, तो कितने परसेंट है वो, सर वो है 10%, सीधा सीधा दिख रहा है 800। या फिर आप ऐसे करते, 800 को इसके 1% से डिवाइड कर देते, इसका 1% उसमें कितनी बार आया, आप बोलोगे सर 10 बार, तो 3 साल में 10% का फर्क पड़ा, तो हर साल कितने परसेंट का फर्क पड़ रहा होगा, 3 1/3% का। तो जो पहले बैंक की रेट थी और जो दूसरे बैंक की रेट थी, उन दोनों की रेट में 3 1/3% का फर्क था। 3 1/3 पर एनम, बिकॉज रेट पर एनम होती है, हर साल इतने परसेंट का फर्क हुआ, इसीलिए 3 साल में 10% का फर्क हो गया। तो उनकी रेट्स के बीच में कितने का फर्क है, ऑप्शन बी। कर सकते हो आप राउंड 1 में इसको, मैं ये अज्यूम करके चलूंगा। 26, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, tan a माइनस बी इज 1/√3, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 45 और 15, बिकॉज ये वैल्यूज बार बार यूज होती हैं। 45 और 15 60, 45 माइनस 15 30। अगर आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा तो ये कंडीशन बार बार आती है, a प्लस बी a माइनस बी वाली। अगर आपको माइनस से पहले वाली चीज़ निकालनी है तो sum/2, यानी कि 60 + 30/2। अगर आपको एक बार ये मिल गई तो आप दूसरी निकाल ही सकते हो, ये 45 है तो 15, लेकिन दूसरी डायरेक्टली निकालनी है तो डिफरेंस/2। माइनस के बाद वाली चीज़ निकालनी है तो प्लस वाले में से माइनस वाला घटाएंगे, 60 - 30। कई बार प्लस वाला छोटा होता है, तो ये नहीं है कि बड़े में से छोटा घटाओगे हमेशा, नहीं, प्लस वाले में से माइनस वाला घटेगा। 60 - 30/2 दैट इज इक्वल टू 15। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो ए और बी की वैल्यू क्या है, ये ऑप्शन बी। ठीक, ये करो भाई।
Two ships are on the opposite sides of a lighthouse such that all three of them are collinear. Okay, lighthouse और दोनों शिप तीनों collinear हैं. The angle of depression of the two ships from the top of the lighthouse are 30 and 60. तो ये लाइट हाउस है, इससे एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये 30 है, तो फिर ये भी 30 होएगा. दो पैरेलल लाइनें हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली ऑपोजिट नहीं, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एकांतर इंटीरियर, अंत है एकांतर कोण शायद. ठीक है, चलो जो भी आप समझ गए. तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 होगा. बिल्कुल बेसिक बात हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बता चुका हूं. ठीक है, तो एक शिप 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एक शिप 60 डिग्री का एंगल बना रही है. तो मैंने ये एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ आपको करवाई है क्या, कि जब भी 30 60 90 की दो ट्रायंगल हो, देखो ये 90 होएगा, जी हाँ, ये भी 30 60 90 की है और ये भी 30 60 90 की दो ट्रायंगल है, तो एक साइड उसके अंदर वो कॉमन देगा. 99% क्वेश्चन में ऐसा होता है. तो जो कॉमन साइड है उसकी लंबाई होगी √3, और उसके बाद जो एक साइड छोटी होगी एक बड़ी. या तो आप ये अपनी कॉमन सेंस से देख लोगे कि भाई जो 60 डिग्री जो ऊंचा एंगल बना रहा है, जो जब बड़ा एंगल बनेगा ऐसे, जब आप एक चीज़ को ऐसे पूरा मुंह ऊपर करके देखते हो तो आप उसके पास हो, जब ऐसे दूर से देख रहे हो तो आप उससे दूर हो. तो पास वाला 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, दूर वाला 30 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो जहां से 60 डिग्री एंगल बन रहा है वो 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है. ये याद करने की टेक्निक बना रहा हूं, 1 कौन सा है, 3 कौन सा है. अदरवाइज तो आपको ये पता ही है, आपको ये याद होना चाहिए भैया. आपको एक बात पता है कि 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने √3 है, तो 90 के सामने 2 है ना. तो आप क्या करो, जो भी कॉमन है उसको √3 मान लो. एक तो आप फ्रैक्शन से बच जाओगे. अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने क्या होगा, 3. अगर 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने क्या होगा, 1. इस वैल्यू से. अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन वाली साइड √3 है और एक तो होएगी 1 1 होएगी 3. इसको 99% क्वेश्चन में यूज किया जाता है. ये देखते ही हम डायग्राम बना सकते हैं, फिर डायरेक्टली हम ये देखेंगे. ये आपको सिलेबस में अपने कवर होएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर नहीं किया है तो. ठीक है, अगर शिप्स जो हैं वो इतनी अपार्ट हैं, यानी कि एक शिप यहाँ है एक शिप यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू है ये, 1 यूनिट की ये होगी, और वो बोल रहा है इसकी हाइट बताओ, तो √3 की वैल्यू क्या है. तो सिंपल, 2 दूनी 2 पंजे, √3 इंटू √3 3, 3 पंजे 15, 15 3 45, 15 दूनी 30 और 4 34 बटे में 2, तो 172.5. ये मैंने 172.5 कैसे किया, मैंने 34 का आधा कर दिया 17, 5 का आधा 2.5. ठीक है, ये बोल रहा है कि इनका अरिथमेटिक मीन बताओ. रुको एक बार, 28वें का. तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जस्ट एवरेज. तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ी ही शांति से जोड़ो. कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी इतनी जल्दबाजी करेंगे कि इसको गलत कर देंगे, या फिर 2 बार कैलकुलेट करेंगे. प्यार से क्या करो, 40 और 20 60, और ये है कितना, ये भी 40, तो 100, 100 बटे 5, आराम से करो 20 उत्तर. ठीक, क्लियर है. दिस नंबर इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. क्या ये 4 से डिविजिबल है, एंड में 16 है, जी हाँ है, दैट्स इट. 5 से है, नहीं है. 12 से, 4 से तो है, 3 से डिविजिबल नहीं मिलेगा, 8 से तो नहीं है, 116. ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं कर सकता. x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x², तो आपको ये बात पता ही है, 4 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14. बहुत ही बेसिक. ठीक है, तो यहाँ पर अपना एग्ज़ाम ख़त्म हो गया. तो ये मैंने सिर्फ राउंड 1 मारा है और एक एक्चुअल एग्ज़ाम का मारा है. ठीक है, तो अब आप ये देखो कि मैंने कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं. मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपको वीडियो में ना दिख रहा हो. मैंने 5वां और 7वां ये 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं अब तक. एनालिसिस देख रहे हैं कि
मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, यानी कि 28 क्वेश्चन ऐसे थे कि एक नॉर्मल सी डिसेंट सी तैयारी के साथ बंदा कर सकता था। लेकिन क्या एक डिसेंट सी तैयारी करने वाला जो भी बंदा है, जितने भी बंदे थे, क्या उन सब ने 28 क्वेश्चन किए? नहीं किए भाई। तो किस चीज़ का खेल है? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल को इम्प्रूव करने में आपका टाइम बर्बाद करा दूं, और एक दूसरी चीज़ है माइंड सेट या फिर एक स्ट्रेटजी ना बनवाऊं, तो ये सारे एफर्ट चले जाएंगे। इस काम में टाइम लगता है 7 से 8 महीने मिनिमम। सिलेबस ख़त्म करने में लगता है कि नहीं, बढ़िया प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में मिनिमम बोल रहा हूँ, अदरवाइज 1 साल लगता है ऑन एन एवरेज। और इस काम में लगता है लास्ट का 1 या 2 महीना। और लास्ट के 1 या 2 महीने पूरा काम नहीं करना पड़ता, बीच बीच में डोज देनी पड़ती है, बस बढ़िया डोज देनी पड़ती है। कम एफर्ट वाला काम है लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा देता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, तो अपने माइंडसेट को कैसे तैयार करना है, जो मैंने आपको बताई थी। अगले मॉक के अंदर आप क्वेश्चंस को कामली पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। फिर आप डिसाइड करेंगे प्यार से कि ये मेरे को आता है क्या, हाँ ये तो आता है, ये ऐसे है। फिर आप उसको शांति से कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको स्टेटमेंट बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। कामली पढ़ोगे तो टाइम बचेगा स्टेटमेंट पढ़ने का, अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपकी सिली मिस्टेक नहीं होंगी। क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कामली करना है, ठीक है, ओके जी। और अगर आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, आप उसको फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे बिकॉज आप अच्छे से समझ चुके हो, तो राउंड 2 में आपका सबकॉन्शियस ब्रेन तैयार रखेगा सॉल्यूशन को। आप देखना आपको स्ट्राइक होएगा, ज़्यादा चांसेस हैं स्ट्राइक होने के जब आप शांति से पढ़ते हैं। सिर्फ एक छोटा सा चेंज आपके 1 साल को खराब होने से बचा लेगा। तो क्या आप ये सिर्फ बातें मान के सीधे पेपर में अप्लाई कर पाओगे? नहीं, प्रैक्टिस करनी होती है इनकी, तभी तो अभी स्टार्ट किया है। तो अगले मौके में क्या करोगे, ये करना शुरू करोगे, प्लस क्वेश्चन का डिसीजन वाइज लेना है। फिर उसके बाद आपने एनालाइज करना है बाद में कि मैंने कौन सा डिसीजन गलत लिया, कौन सा क्वेश्चन मैं अभी की तैयारी में कर सकता था, मैंने नहीं किया, मैंने सिली मिस्टेक करी, क्या किया। एनालाइज करोगे कि मैंने अच्छे तरीके से दिया कि नहीं, लिख लो। अगला मॉक देने से पहले जो भी आपने लिखा था, जो गलतियां करी थी, उनको पढ़ो कि अगले मॉक में ये गलतियां नहीं करनी, फिर से मॉक दो, ठीक है। अगर आप एक दिन में 5 से 6 मॉक दे दो सिर्फ मैथ के या सिर्फ रीजनिंग के, एक ही दिन में आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगी, सेम स्किल सेट के साथ, सेम नॉलेज रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अब वो बाकी के 2 क्वेश्चन कर ले, तो समझ में आ गया इसका यूज कैसे करोगे, ठीक है जी। चलो, तो इसकी नॉलेज दे देता हूँ। इसने ये बोला है कि 3 पॉइंट है ए बी सी, और उसने बोला है कि ए बी की लंबाई है भैया, ए बी की लंबाई है 9 और बी सी की लंबाई है 11। इस और ए सी की लंबाई उसने बता दी 20। ये एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है जब ये तीनों कोलिनियर हो। ए बी 9 है, बी सी 11 है, ठीक है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? मान लो आपने ऐसे बना लिया ए बी, कुछ भी मान लो आपने ऐसे बना लिया ए बी सी, ए बी 9 है, बी सी 11 है, ये 20 है। तो आप देखोगे एक ट्रायंगल तभी बन सकती है जब किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। क्या है? नहीं है। जब 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है तो इसका मतलब कोलिनियर है। ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं बीच में है। तो इसमें एक तो ये नॉलेज चाहिए, ठीक है जी। पॉइंट कोलिनियर है सर, हमें पता लग गया। अब उसने बताया है कि कितने सर्कल्स हैं जो इन तीनों पॉइंट से पास हो सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई सर्कल हो सकता है जो ए और सी से पास हो रहा हो और साथ में बी से भी पास हो जाए? उस सर्कल को ऐसे मुड़ना पड़ेगा बेचारे को, फिर तो 0 सर्कल बनेंगे। अगर मैं एक पॉइंट दे दूं और आपको बोलूं कि कितने सर्कल हैं जो इस पॉइंट से पास हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट है। अगर मैं 2 पॉइंट दे दूं और बोलूं कितने सर्कल इनमें से पास हो सकते हैं, तो आपको बोलना है सर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। किसी एक सर्कल को फिक्स करने के लिए हमें चाहिए है मिनिमम 3 पॉइंट। दुनिया की हर एक ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल होता है। जब आप 3 पॉइंट फिक्स कर देते हो तो वो सर्कम सर्कल आ जाता है। ये एक यूनिक सर्कल होगा। अगर मैं बोलूं कि 4 इनमें से कितने सर्कल पास होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर 4 पॉइंट में से एक सर्कल पास हो। तभी पास होगा जब वो चारों के चारों कनसाइक्लिक पॉइंट होंगे, समवृत्तीय पॉइंट होंगे, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके वर्टेक्स होंगे। तो वी आर नॉट श्योर। सिमिलरली अगर 3 पॉइंट ऐसे कोलिनियर हैं, तो भैया 3 पॉइंट में से एक सर्कल तभी पास होगा जब एक ट्रायंगल बन रही होगी, भले ही ऐसी ट्रायंगल बन जाए, पास हो जाएगा सर्कल।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक पॉइंट रख के बोल दूं कितनी लाइनें इसमें से पास होंगी, तो आप बोलोगे कितनी, इनफाइनाइट। अगर 2 पॉइंट बोल दूं तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम 1 लाइन कैन पास। अब ये मत बोलना इसी के ऊपर लाइन खींचता रहूंगा इनफाइनाइट है, एक ही लाइन है वो, आप उसी के ऊपर खींच रहे हैं। अगर 3 पॉइंट होंगे तो जरूरी नहीं है लाइन का पास होना, लाइन तभी पास होगी जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अगर 4 पॉइंट है तो जरूरी नहीं है लाइन का पास होना, तभी पास होगी मैक्सिमम एक लाइन जब वो कोलिनियर हो। ऐसे ही 3 पॉइंट में से एक सर्कल तभी पास होगा जब एक ट्रायंगल बन रही होगी, अदरवाइज वो नहीं पास होंगे। यहां से कितने सर्कल गुजरेंगे, 0 सर्कल। अब कर लेते हैं हम 7वां क्वेश्चन जो छोड़ा था ये। तो भाई इसका फॉर्मूला है, मैं सिलेबस के अंदर आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है मोड निकालने का, ग्रुप्ड डाटा का मोड निकालने का, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में। बुक्स में अलग तरीके से गिवन होगा, मैं आपको अलग तरीके से करवाऊंगा, ठीक है, इंटू H। अभी के लिए फिलहाल अगर आपने पहले ये फॉर्मूला नहीं किया है तो सिर्फ मेरा सॉल्यूशन देख लो, आप कोर्स के अंदर कर लेना, ठीक है। कल आपको स्टैटिस्टिक्स मिलने वाला है। तो कैसे हम मोड निकालेंगे, मोड होता है बहुलक, हिंदी में एक ऐसी वैल्यू जो बार बार आ रही है, सबसे ज्यादा बार आ रही है, ठीक है। देखते हैं क्लास इंटरवल ये है क्या, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा इसने कुछ बताया भी नहीं, उसने क्या दे रखा है, तो यार कोर्स में ही कर लेना डिटेल में, अभी मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। तो कौन सी क्लास इंटरवल के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ आई है, 8 7 6 9 11, ये 11 इस क्लास इंटरवल के अंदर, इस क्लास के अंदर अपना मोड है, ये अपनी मॉडल क्लास है, ये अपनी क्या है, बहुलक वर्ग, हिंदी में क्लास को बोलते हैं वर्ग, मॉडल क्लास है। क्यों, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है 11। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे ये इस क्लास की लोअर लिमिट है यानी कि निम्न सीमा, ये अपर लिमिट है यानी कि ऊपरी सीमा। तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास L यानी कि 25 प्लस, अब F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 11, F0 है एक कदम पहले, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, उस वर्ग की बारंबारता जो हमारी बहुलक वाली वर्ग से एक वर्ग पहले वाले वर्ग की, और F2 है इस वाली फ्रीक्वेंसी। तो आपने करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 देख लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 देख लो, ठीक है। आपने इस डिफरेंस को डिवाइड करना है इन दोनों के सम से, यही मैंने किया, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 2, इसको डिवाइड करना है F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 और F1 माइनस F2। तो आप जो मॉडल क्लास है उसका पहले वाले से गैप देख लो, बाद वाले से गैप देख लो, और पहले वाले के साथ जो गैप है इसको डिवाइड कर दो दोनों के सम 3 से। आप बोलोगे जी हाँ सर बहुत अच्छा, और अब गुणा में कर दो हाइट ऑफ द क्लास यानी कि वर्ग की चौड़ाई, यानी कि 25 और 30 5 का गैप है, 20 और 25 5 का गैप है, 15 और 20 5 का गैप है। सर अगर गैप सेम नहीं होगा तो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो 5 का गैप है इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 10/3 यानी कि 25 प्लस 3 1/3 यानी कि 28 1/3 यानी कि 28.33, ऑप्शन डी, ठीक, क्लियर। तो क्या ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक सकता है? अरे नहीं, वो 28 क्वेश्चन रोकेंगे आपका सिलेक्शन, उनको अच्छे से नहीं करोगे तो, ये है मामला, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दे दूं मैं पहले पर, एक ये वाला सर्कल वाला क्वेश्चन दे दूं पहले पर, आपके एग्जाम के स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन ऐसे दे दूं जो इस सेट के हिसाब से मुश्किल थे, वहीं पर आप अपना दिमाग खराब कर लोगे, अपनी परफॉर्मेंस को खराब कर लोगे। तो बस ये शांति बनाए रखना है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा चलेगी, पेपर चाहे डिफिकल्ट आए, मॉडरेट आए, ईजी आए, अगर हम बढ़िया राउंड वाइज तरीके में करते रहेंगे तो हम ऑप्टिमम परफॉर्म करेंगे। हम अपनी नॉलेज में जितना परफॉर्म कर सकते हैं मैक्स, हम उतना परफॉर्म करेंगे, और वही चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि 170 नंबर का करूंगा तो ही सिलेक्शन होगा, 180 नंबर का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, नहीं, पेपर के हिसाब से परफॉर्म करना होता है। किसी पेपर में 90 मैथ के 90 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 60 लेने भी अच्छे हैं, किसी में 80 लेने भी खराब है, पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। तो सर हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रेटजी से बेस्ट परफॉर्म करेंगे, बस जितना बेस्ट हम कर सकते थे हम मॉक में उतना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये सीखेंगे कि हमने जितनी नॉलेज ली है उसके बेस पर बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है भाई। तो इस क्लास के अंदर इतना ही,
मेरी ऑडियो आगे पीछे आ रही है क्या? नहीं आ रही। चलो, कहीं मैं साउंड की स्पीड से तेज़ तो नहीं बोलने लगा, लिप सिंक ना हो। चलो ठीक है, अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ आपको।